अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ में मैं हूं अलीना फारूक शेख और मैं हूं ज़ुहैब हसन। पनामा केस से मुतल्लिक और पनामा केस के फैसले से मुतल्लिक हमारी ट्रांसमिशन जारी है, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलते हैं JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुखालिफ का जज्बात का इजहार तो हो सकता है, लेकिन उसने अदालती फैसले का मुताला नहीं किया और वो शायद ये नहीं जानता कि वज़ीर आज़म को जिस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया है वो उस पर तो माहिरीन आईन व कानून सब हैरान सरगर्दां हैं कि इतनी बड़ी अदालत उज़्मा से इस बुनियाद पर नाअहली की तवक्को शायद पाकिस्तान में किसी माहिर आईन व कानून को न थी। पनामा केस का मसला है, ऑफशोर कंपनियों का मसला है, लंदन फ्लैट्स का मसला है, ये सारी चीज़ें जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया था और कई महीनों तक जो मुसलसल अदालत का मौजू बहस रहा, उन पर तो कहा कि नेब इसके बारे में मज़ीद तहकीक करे और फैसला दे, लेकिन एक ऐसी कंपनी कि जिस पर उन्होंने सिर्फ ये कि चूँकि उसकी तनख्वाह वसूल नहीं की और उसका मालिक उसका बेटा है, बेटे से उसने तनख्वाह नहीं वसूल की, चूँकि तनख्वाह वसूल नहीं की इसलिए आप नाअहल हैं। हमारा तो ये ख्याल था कि बहुत बड़ा मलबा सामने आएगा कि उसने इतना बड़ा पैसा कमाया है और पैसा कमाने की पादाश में नाअहल है, लेकिन अजीब बात सामने आई कि जो पैसा उसने नहीं लिया, नहीं कमाया, उस पर नाअहल हो गए हैं। बिल्कुल एक उल्टा तसव्वुर समझ में नहीं आ रही। अब जाहिर है कि जिन लोगों ने फ़ैसले दिए हैं वो हम जैसे कम इल्म लोगों की कम इल्मी पर ही इसको हमल करेंगे। हम नहीं जानते, आम पाकिस्तानी नहीं जानता कि इसके अंदर आखिर कौन सा ऐसा फ़लसफ़ा था। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आला अदालतों के वो फ़ैसले कि जो तारीख़ उस पर तनकीद करती रही है, तारीख़ के नज़रों में वो एक वक्ती ज़रूरत के तहत फ़ैसले दिए गए, उस पर इंसाफ को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मुझे ख़तरा है कि आज के हमारे इस फ़ैसले को भी कल की तारीख़ उसी ज़ुमरे में शुमार करे कि दुनिया की किसी अदालत में शायद पाकिस्तान के इस फ़ैसले को बतौर एक नज़ीर के पेश न किया जा सके। कितनी बड़ी हमारी सुबकी है अगर दुनिया में हमारी अदालत का कोई फ़ैसला किसी फ़ैसले में बतौर दलील या नज़ीर के पेश न किया जा सके। तो इस किस्म की चीज़ों के साथ एक वज़ीर आज़म को नाअहल करना और मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा करना, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये मामला मसला करप्शन का नहीं है, एक सियासी बहरान मुल्क के अंदर पैदा करने का है। और सियासी बहरान किसका एजेंडा है, इसको आलमी सतह पर हमें देखना चाहिए कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के अंदर सीपैक और तरक्की का जो सफ़र चल रहा है और ये इंडिया की नज़रों में भी खटक रहा है और चीन के साथ हमारा ताल्लुक़ और सीपैक के हवाले से मईशत का और नए मुस्तक़बिल माशी निज़ाम का और तरक्की का पहला जीना हम बनते हैं, तो फिर अमेरिका के ज़द में भी हम लोग आते हैं और बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स के ज़द में भी हम लोग आते हैं। उस हवाले से नज़रअंदाज न किया जाए इस बात को कि ये सारा कुछ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने, सियासी बहरान पैदा करने और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को मखदूश करने और उसकी सलामती को मखदूश करने के लिए ये इब्तिदाइयात और शुरुआत हो सकती है। लिहाजा इस हवाले से हम ये समझते हैं कि जो हक़ाइक़ इस वक्त सामने आ रही हैं वो बहरहाल इस बारे में नहीं है कि खुदा न ख्वास्ता इन 4 सालों में कोई करप्शन हुई है, कोई किकबैक्स लिए गए हैं, कोई रिश्वतें ली गई हैं, कोई गबन हुआ है। किसी किस्म का कोई ऐसा केस इस वक्त अदालत में न मौजूद है, न उस पर कोई फ़ैसला आया है। और जो बाहर के पैसों के हवाले से मसला था वो भी नेब में भेज दिया गया है। और नेब भी आप जानते हैं कि एक ऐसा इदारा
कि जिस पर ख़ुद मुद्दई जमात जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है उसको भी नेब पर एतमाद नहीं था, और उसने भी वहाँ पर मकामी तौर पर एक एहतसाब कमीशन इसीलिए कायम किया कि नेब उसके लिए काफ़ी तसव्वुर नहीं हो रहा था। आज उसी में केस डाले जा रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि ये तारीख़ इसको इंसाफ के मेयार पर पूरा उतरता हुआ फ़ैसला देखेगी। तो इस हवाले से हम अपनी राय बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये मुल्क को बहरान की तरफ धकेलने का एक अमल है, और इस हवाले से अवाम को एतमाद में रहना चाहिए, और ये जो जज्बाती किस्म का उछल कूद है इसकी कोई अहमियत नहीं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं है, कैबिनेट नहीं है, अमलन इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, तो क्या आप एक सियासतदान हैं, ये कानूनी हुक्म आपके आइन में मौजूद है कि अगर ऐसी सूरत हो तो कौन पाकिस्तान को चलाएगा? क्योंकि अमलन गवर्नमेंट नहीं है, अगर गवर्नमेंट ना हो, अगर इलेक्शन हो तो आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट होती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब इतना बड़ा फैसला दे रही थी और वो एक वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दे रही थी, और उसके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म के नाअहली के बाद काबीना खुद ब खुद तहलील हो जाती है, तो फिर उसको सोचना चाहिए था कि अगर ये एक खला आ जाएगा बीच में तो इसको कौन पुर करेगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जो मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है और कोई ज़िम्मेदार नहीं है, इसका ज़िम्मेदार अब किसको ठहराएंगे। चोर जब पकड़ा जाता है तो उससे कुछ रिकवरी की जाती है, यहाँ पे तो रिकवरी का भी कोई नहीं है। चोर पकड़ा जाता है, उसका पता होता है कि कहाँ चोरी की है, उसका पता होता है किस मौके पर की है, किस दिन पे की है, वो कुएं का दिन कहाँ है, वो कुएं की जगह कौन सी है। फिर जब पकड़ा जाता है तो उसको रिकवर किया जाता है। क्या पानामा में जो ऑफशोर कंपनियां बाहर बनी हैं, क्या उसका पैसा अब पाकिस्तान में आ जाएगा? क्या फ्लैट्स जो हैं वो पाकिस्तान की मिल्कियत बन जाएंगे? क्या जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं वो पाकिस्तान की कौमी मिल्कियत बन जाएंगे? अगर सब कुछ अपनी जगह पर उसी नवाज शरीफ की मिल्कियत होगा, उसी के ख़ानदान की मिल्कियत होगा, तो फिर एक वज़ीर-ए-आज़म ही को हटाना था ना। तो फिर ये सियासी अमल हुआ या फिर ये एक अदालती और इंसाफ? जो आपने आलमी साजिश की बात की है, तो क्या अब इसका मतलब ये समझा जाए कि जाने में या अनजाने में अदालत उस आलमी साजिश का हिस्सा बनी है, एक, और दूसरा 62 और 63 जो है वो ये ज्यादा जो बड़ी पार्टियां ये तो निकाल देना चाहती थी आइन से। आपने इस्लामी ने मिलकर जब 18वीं आईनी तरमीम बोली थी तो आप लोगों ने इसको बचाया। तो 62 और 63 में जब कोई चीज़ छुपाई जाए तो क्या किसी एक वाक़े पे 62 और 63 नहीं लगनी चाहिए? बात यह है कि छुपाना किस चीज़ को कहते हैं। यानी क्या एक शख्स शऊरी तौर पर कहता है कि मेरे पास पैसा है और मैं छुपा रहा हूँ, या ये कि अगर वो शऊरी तौर पर समझता है कि इसके बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कल आप मालूम कर लें, कहें कि आपका फ़लाँ जगह पर पैसा है, वो कहें हाँ है और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ इसको, तो मेरे ख़्याल में उसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। एक है कि आप खामोश रहें, खामोशी झूठ नहीं होती जब तक कि आप झूठ बोलेंगे नहीं जी। और ज़रूरी नहीं है कि हर सच बोला भी जाता हो, बाज़ दफ़ा सच आदमी बोलता नहीं है, लेकिन अगर किसी वक्त उससे पूछा जाए तो फिर बोलता है। जी, इमरान खान की न्याजी सर्विसेज जो है वो भी ऐसे ही था ना कि जब वो पकड़ा गया, जब उसका पता चला तो उसने इतराफ़ कर लिया, तो वो भी खत्म हो जाए। ठीक, मैं इसमें कोई फ़रीक नहीं हूँ। एक बार बता दूँ जी, मैं सियासतदानों के हवाले से चाहे मेरा सख्त मुखालिफ भी क्यों ना हो, मैं उस पर उछल कूद के हक़ में नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहरान ये मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। मेरा भी मुखालिफ कल नाअहल हो सकता है, जज्बाती तौर पर मैं भी खुश हो सकता हूँ, लेकिन देखना यह है कि क्या ये माहौल मुल्क के लिए भी मुफीद है या नहीं। मैं वाज़ेह तौर पर बार बार कह चुका हूँ कि मैं एक फ़र्द की जंग नहीं लड़ रहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ। अदालती मार्शल समझते हैं, और दूसरा ये बताएं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है? ये जो आप कह रहे हैं कि अदालती मार्शल लॉ या जुडिशल कू या ये चीज़ें, ये मैं नहीं कहता, इसको तारीख़ पे छोड़ दीजिए। सर, क्या इमरान खान अगर यही अदालत क्या इमरान खान को इस तरह की नाअहली की सज़ा दे सकती है? क्या आप समझते हैं कि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मुझे को पता नहीं, मुझे इसका भी पता नहीं था, उसका भी पता नहीं। तमाम अमल के पीछे आपको कोई सियासी बहरान नजर आ रहा है? आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि वे क्यों है? एक खला हो गया है, कोई हुकूमत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कल अगर कुछ न कुछ मुल्क में हो जाता है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों पैदा की गई? मैं कैसे तस्लीम करूं कि मुल्क के आला तरीन आईन व कानून के पासदारान
उनके जहन में ये नुक्ता नहीं होगा कि अगर नाअहल होता है तो मुतबादिल सूरत क्या है। नहीं, वो उनका अपना डेकोरम है और अपना पाकिस्तान में उसके मददगार और सहूलतकारों के नाम सामने आएंगे। किसके? आप कह रहे हैं ये बैरूनी साजिश है करके सियासी बुरहान पैदा हुआ है, तो पाकिस्तान में जो उनके सहूलतकार हैं या मददगार हैं उनके नाम सामने आएंगे। आप बाल के खाल उतार रहे हैं। मैंने एक नज़रियाती बात कह दी है, रिकॉर्ड पे आई हुई है, बार बार कह चुका हूँ कि ये मुल्क कहाँ खड़ा है आपका, और आप इन मुल्कों को इन इक़दामात से उस बहरान की तरफ धकेलने का सबब बन रहे हैं या उससे निकालने का सबब बन रहे हैं। ये है असल। नहीं, वो न मैंने बात करनी है, न उन्होंने हमसे करनी है। उनकी अपनी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, उसका अपने इख्तियार के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जो इलेक्शन अभी प्राइम मिनिस्टर का होगा असेंबली के इजलास के बाद, या अपना उम्मीदवार? हम मैं तो नहीं समझता कि हम 8 या 10-12 अरकान के साथ कोई उम्मीदवार न हो। क्या आप कानून से इत्तेहाद रह रहे हैं अभी? और आप अपना वजीफा नहीं चेंज कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था वो मुकम्मल हो गया है। अब ये आपने कान में क्या कहा कि बहरान पैदा हो गया है इस अदालती फैसले के बाद, आप क्या समझते हैं कि अब इसका हल क्या है? एक सियासी वर्कर के तौर पर, एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर आप क्या? ये बात बल्कि अपनी जगह पर वजह है। अवाम के सामने भी जाना पड़ेगा, पब्लिक को बराह रास्त अपने मौक़िफ़ से आगाह करना पड़ेगा, और ये कि इस सारी सूरत हाल को बड़े ज़िम्मेदाराना अंदाज के साथ हमें कंट्रोल करना होगा। मैंने यही मशवरा दिया है मियां नवाज़ शरीफ साहब को कि हमने कोई जमहूरियत के हवाले से बहरान पैदा नहीं करने, जो बहरान पैदा किए गए हैं उससे मुल्क को निकालना है, और जल्द अज जल्द कोशिश की जाए कि फ़ौरी तौर पर एक नई हुकूमत बने, नया वज़ीर आज़म आए और नई काबीना आए, ताकि इस खला से हम फ़ौरी तौर पर निकल सकें। जी नहीं, अलग नहीं हुई। माजी में एक थ्योरी चली थी माइनस बीबी माइनस बाबू, आज क्या समझते हैं कि आज के फैसले से वो मुकम्मल हुई है? माइनस मुझे नहीं पता कि माइनस किस चीज़ को कहते हैं। हम तो एक माइनस को जानते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माहिरीन आईन कानून सब हैरान हैं इस फैसले पर, और ये तवक्को किसी को नहीं थी। लंदन फ्लैट्स का मसला है, दीगर बड़े मसाले हैं, इन पर कहा कि नैब इसकी तहकीकात करे, और फैसला इस पर दिया कि वज़ीर आज़म ने तनख्वाह वसूल नहीं की। उन्होंने कहा कि हम समझ रहे थे ये कहा जाएगा कि पैसा बनाया गया, इस पर कोई फैसला आएगा, लेकिन पैसे ना लेने पर ना अहल करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मामला करप्शन का नहीं है, सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है कि आज के इस फैसले को कल की तारीख में किसी नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि आवाम को एतमाद रखना चाहिए, जज्बाती तौर पर उछल कूद किसी काम की नहीं। यहाँ पर आपको ये भी अपडेट करें कि नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास खत्म हो गया है, जबकि ज़राना है कि इजलास में 45 दिन के लिए निगरान वज़ीर आज़म लाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ अली भट्टी, कहिएगा क्या फैसला किया गया है? मियां शहबाज शरीफ नए वज़ीर आज़म होंगे? जी बिल्कुल, ये इजलास जो कि पनामा लीक्स के हवाले से जो JIT की रिपोर्ट थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे पहले शुरू हुआ, और 8 घंटे जारी रहने के बाद ये अब थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फैसले से पहले बतौर वज़ीर आज़म इसको चेयर कर रहे थे, जिसके बाद जब फैसला आ गया और उन्होंने जब अपनी सीट छोड़ी है बतौर वज़ीर आज़म, तो उसके बाद वो मुस्लिम लीग सदर की हैसियत से इस इजलास की चेयर करते रहे इसको। इस इजलास में कुछ अहम फैसले ले लिए गए हैं, और इस फैसले के हवाले से हमें ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म होगा, और उस हवाले से इत्तेहादियों ने भी इस एतमाद का इजहार कर दिया है
कि नवाज शरीफ जो भी फैसला करेंगे उसको वो कबूल करेंगे। साथ ही में शहबाज शरीफ को मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने खुद दी है और इस हवाले से एक जामे प्लान और जामे हिकमत अमली बनाई जाएगी। और ये भी बताया गया है कि जो कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास होने जा रहा है मुस्लिम लीग नून का, कल शाम 4 बजे, उसमें ये तजवीज़ सामने रखी जाएगी और हतमी फैसला किया जाएगा। 3 उम्मीदवारों के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनमें एजाज सादिक हैं, शाहिद खाकान अब्बासी हैं और एक और एहसन इकबाल है वज़ीर, साबिक वज़ीर, उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन अभी जो अहम बात सामने आई है वो है शहबाज शरीफ के हवाले से कि वो 45 दिन के बाद यानी कि रुकने असम्बली बनाकर लाए जाएंगे और मुस्तकिल वज़ीर-ए-आज़म होंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ को रुकने असम्बली बनाकर वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी, हमें अपडेट कर रहे थे। और इसी से मुतालिक मजीद भी डिटेल्स लेते हैं। डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, कहिएगा वफाकी हुकूमत का अब आगे क्या सेटअप बनने जा रहा है और नून लीग और उसके इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला किया गया है? देखिए, फैसला तो ये पहले ही मेरा ख्याल है कर लिया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालीफाई होंगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है वो शहबाज शरीफ साहब को दी जाएगी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जाहिर है पार्टी की स्ट्रेंथ जो है, उनकी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी जो है वो इस बात पे मुनहसिर है कि उनके जो MNAs हैं वो इंटैक्ट हो और वो पार्टी लीडरशिप को डिजर्ट करें, उसके अंदर कोई डिफेक्शन ना हो। तो काफ़ी सोच और विचार के बाद ये फैसला किया गया था पिछले हफ्ते कि शहबाज शरीफ साहब वो एक वाहिद आदमी हैं जो कि पार्टी को भी इंटैक्ट रख सकते हैं। उनका पार्टी में असर और रसूख भी बहुत ज़्यादा है, उनके क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा काम भी है, डेवलपमेंट का भी है, उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए वही चलाएंगे। बट बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जब फैसला आया तो वो अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते भी हैं तो प्रैक्टिकली यही सेटअप कंटिन्यू करेगा जो कैबिनेट का है। शायद कोई माइनर चेंजेस आ जाए और जो भी डिसीजन होंगे फेडरल गवर्नमेंट के वो नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस में ही होंगे और उनके इन्फ्लुएंस में ही होंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बिहाइंड द सीन नवाज शरीफ ही करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है पंजाब छोड़ेंगे तो एक डिसीजन उस वक्त ये भी लिया गया था कि वहाँ पे किसी फैमिली मेंबर को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इससे एक पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल नेगेटिविटी आ जाएगी। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर उनको रिप्लेस करेगा वो पार्टी के रैंक्स में से होगा या फिर वो उनकी फैमिली में से होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बेशक शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे होंगे, बुनियादी उनका काम जो होगा वो पंजाब को ही देख रहे होंगे और डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर वही होंगे। और सेंटर के अंदर जो भी एडवाइस होगी, जो भी गाइडेंस होगी, जो भी मामला होंगे वो नवाज शरीफ साहब ही अपनी पोजीशन की वजह से देख रहे होंगे। और पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए ये जो फैसले हैं इस तरह के किए गए हैं। अब दूसरा राना एक चीज़ ये बताएं कि एक तो ये कि जाहिर है शहबाज शरीफ को अभी उस नशिस्त से इलेक्शन लड़ना होगा जो मियां नवाज शरीफ की नाअहली की बिना पे खाली हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में कितनी मुस्लिम लीग नून आपको कॉन्फिडेंस नज़र आती है कि वो इलेक्शन जिसमें ज़ाहिर हो सकता है कि मुत्तहिदा अपोजिशन लड़े उनके ख़िलाफ़, वो एक बड़ा क्रिटिकल वो होगा कि वो नशिस्त जीतना पहले, एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये कि पंजाब का वज़ीर आला अब किसको किया जाएगा और ये सारे अमल में पिछले जो 8-12 घंटे से जारी है उसमें चौधरी निसार अली खान का कितना अहम रोल रहा है? देखिए, चौधरी निसार अली साहब तो आज सारा दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इस पोजीशन से वो वाकिफ थे कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब ही आएंगे सेंटर के अंदर। जहाँ तक कि आप मदद पूछ रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन जीतने के कितने कभी इम्कान होंगे, बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि अप्रैल लास्ट ईयर में पनामा का केस आया था, अभी पनामा का फैसला भी आ गया, लेकिन आपने पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई एजिटेशन नहीं देखी है, पॉपुलर एजिटेशन। जैसे अगर आप आइसलैंड की मिसाल देते हैं तो उसकी आबादी अगर 5 लाख है तो जिस दिन वहाँ पे मुजाहरा हुआ था तो उसकी 1/3 आबादी जो थी वो सड़कों पे थी। पाकिस्तान में तो 2000 के करीब लोग भी कभी इकट्ठे नहीं हुए इस मामले पे। तो ये तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कैलकुलेशन है कि पॉपुलर लेवल पे पनामा केस का PMLN को कोई सियासी इम्पैक्ट नहीं है। उनका पॉलिटिकल कैपिटल, उनका पॉलिटिकल गेन जो उन्होंने 4 सालों में हासिल किया वो इंटैक्ट है। और ये कोई शवाहिद ऐसे नहीं है सियासी तौर पे जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि
इलेक्शन में जाना उनके लिए कोई खतरा हो सकता है। कोई एक सिंगल डेमोन्स्ट्रेशन पंजाब के किसी भी इलाके में ऐसी नहीं थी जिसमें पॉपुलर डिमांड आ रही हो कि इनको हुकूमत से, इक़्तिदार से अलहदा हो जाना चाहिए। तो ये तो फैसला उनके पास है। जहाँ तक पंजाब की बात है, देखिए प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहुत ज्यादा वेल इन्फ्लुएंस्ड है पंजाब में जितने उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं उनकी अपनी निगरानी में। आपको पता है कि वो आयरन हैंड के साथ, आयरन फिस्टेड और सिंगल हैंडेडली एक तरह से काम कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रिप तो बहुत ज्यादा है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई इस बात पे प्रॉब्लम होगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पंजाब के अपने मुस्लिम लीग की धड़ेबंदियां हैं, जैसे लास्ट टाइम जब मैंने बताया कि शायद राना निसार आएंगे, चौधरी निसार आएंगे, तो उस वक्त मैं राना सनाउल्लाह की बात करना चाहता कि राना सनाउल्लाह साहब आएंगे, तो उस वक्त ये बात सामने आई थी कि उनकी फैसलाबाद के अंदर धड़ेबंदी है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि पंजाब के अंदर वो बिल्कुल, आपको याद होगा एक दफा दोस्त मोहम्मद खोसा को भी लाए थे, जो कि इंटरम पीरियड के लिए आए थे। तो इसी तरह का मेरा ख्याल है कोई बेनाइन से कैरेक्टर होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर होंगे, और असल काम जो है वो शहबाज शरीफ साहब ही कर रहे होंगे, और सेक्टर के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब ही अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे। और राना ये जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 वाली बात आ रही है, तो फिर अब इसके बाद जो मुस्लिम लीग नून का सरबरा होगा, वो कि मियाँ नवाज शरीफ डिफेक्टो रहेंगे, लेकिन किसी को तो मुस्लिम लीग नून का सरबरा भी बनाना होगा, तो इस चीज़ का भी इम्कान है कि शहबाज शरीफ साहब को ही वो जिम्मेदारी दे दी जाए। मेरा ख्याल है वो पहले भी रह चुके हैं, और अभी मुझे एग्जैक्टली उनके इस ओहदे का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वही होंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास ये ओहदा है तो फिर शहबाज शरीफ साहब के पास ये ओहदा होगा। असल में मज़हब बुनियादी जो इस वक्त चैलेंज होगा ना शरीफ फैमिली के लिए, वो गवर्नर से के अलावा सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि पार्टी के अंदर डिफेक्शन ना हो, पार्टी को मुत्तहिद रखें और पार्टी को मोबिलाइज भी करें, क्योंकि दो स्ट्रेटजी सामने नजर आ रही हैं। एक ये कि पूरा टाइम करेंगे, हुकूमत पहले डिसॉल्व नहीं होगी, अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन करवाएंगे, सेनेट में अपनी सीटें लेंगे, और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि इस दौरान लोगों को मोबिलाइज करेंगे और लोगों को एक तरह से मुतहरिक इस बात पे करेंगे कि जो उनके साथ शरीफ फैमिली समझती है, PMLN समझती है कि उनके साथ ज्यादती की गई है और उनको नाजायज और नाइंसाफी की बुनियाद पे अलहदा किया गया है, उसके लिए वो मोबिलाइज करें। तो ये कॉम्बिनेशन मेरा ख्याल है कि बेहतर इसलिए होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे तो उनके पास बहुत ज्यादा टाइम इस बात का भी होगा कि वो पार्टी को एक तरह से इंटैक्ट रखें, मुलाकातें भी करें और गाइडलाइंस भी दें। जी, डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब मुस्लिम लीग नून के अहम फैसलों से मुताल्लिक बता रहे थे। 45 दिन के लिए उबूरी वज़ीर आज़म आएगा और वो कौन होगा इसका फैसला मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। इसके साथ साथ रुकन असम्बली बनाए जाने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर परमानेंट लाया जाएगा। सोचो विचार के बाद ये फैसला किया गया है। तकरीबन यही लोग कैबिनेट में होंगे। CM की सीट पर कौन आएगा इससे मुताल्लिक भी फैसला अभी होना है। और आपको बताएं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सबसे अहम पॉइंट ये है कि मुल्क में इस वक्त ना कोई वजीर आज़म और ना ही कोई काबीना है। इस बारे में बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज राजा। सरफराज, कहिएगा नए वजीर आज़म के मुंतखब होने तक उमूर मुमलिकत किस तरह चलाए जाएंगे, फैसले कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है और काफ़ी अबहम है इस हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो वहाँ पे इस हवाले से काफ़ी कुछ ऐसे वाज़ेह चीज़ नहीं है कि क्या सूरत होगी। आर्टिकल 94 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नहीं होते तो सदर मुमलिकत जो वज़ीर आज़म रुखसत हो रहे होते हैं उनको कह सकती हैं कि वो आने वाले वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां संभालने तक, दफ्तर संभालने तक जो हुकूमती उमूर हैं वो देख लें। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, चूँकि वज़ीर आज़म को अदालत ने नाअहल किया है, उनकी रुकनीत खत्म होने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, तो अब यकीनन आर्टिकल 94 यहाँ पर लागू नहीं हो सकेगा। तो इस हवाले से जो आइनी माहिरीन है वो कहते हैं कि चूंकि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है तो सदर मुमलिकत जो कि सरबराह मुमलिकत हैं वो तमाम अमूर देख सकते हैं, और अगर कोई फौरी तौर पर बड़ा फैसला और फौरी फैसला करना हो तो ये तमाम जिम्मेदारी जो है ये सदर मुमलिकत के कानों पर होगी। लेकिन जो सबसे अहम जिम्मेदारी सदर मुमलिकत की इस वक्त है वो ये है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं फौरी तौर पर, और इजलास जो है उसमें नई कायदे ईवान का इंतखाब हो, नई हुकूमत वजूद में आए और जो हुकूमती अमूर हैं उनको चलाया जा सके। तो इस हवाले से अभी देखना है कौमी असम्बली का इजलास जो शेड्यूल्ड है, जो कि पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक है, वो तो पीर को है, लेकिन अभी तक इजलास बकायदा सामन नहीं हुआ।
तो अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत कब इजलास बुलाते हैं जिसमें नए कायदे-ए-ईवान का इंतखाब होगा और फिर हुकूमत तश्कील पा सकेगी। जी, कौमी असम्बली का इजलास तो शेड्यूल पीर को है, लेकिन अब देखना होगा कि सदर मुमलिकत कब इजलास बुलाते हैं। तमाम तर जिम्मेदारियां अब सदर मुमलिकत निभा रहे हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और आज की सबसे बड़ी खबर कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 5 जजेस ने मुत्तफिक का फैसला दिया और अदालत ने नवाज शरीफ को बतौर रुकने कौमी असम्बली फौरी तौर पर डी नोटिफाई करने और सदर मुमलिकत को पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत नया कायदे-ए-ईवान मुंतखब करने के अहकाम जारी किए। अदालती फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम जिम्मेदारियों से सुबुकदोश और विफाकी काबीना तहलील हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ की असम्बली की रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नाअहल, रेफरेंस एहतसाब अदालत के सुपुर्द। इसहाक डार नैब रेफरेंस, मरियम नवाज नैब रेफरेंस, हसन नवाज नैब रेफरेंस, हुसैन नवाज नैब रेफरेंस, कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब रेफरेंस। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के 5 जजेस जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद खान, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल बेंच ने 5-0 से मुतफिका फैसला सुना दिया। फैसला जस्टिस एजाज अफजल ने पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने कैपिटल FZE कंपनी को बतौर असासा छुपाया, 2013 के आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, झूठा डिक्लेरेशन दिया। नवाज शरीफ अवामी नुमाइंदगी एक्ट की सेक्शन 99F के तहत ईमानदार और आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत सादिक व अमीन नहीं रहे। उनको बतौर रुकने पार्लियामेंट नाअहल करार दिया जाता है। केस का तमाम मवाद JIT तहकीकात की रोशनी में एहतसाब अदालत को बतौर रेफरेंस भिजवाया जाए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को फौरी नाअहल करने का नोटिफिकेशन जारी करे। सदर मुमलिकत पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत नए वजीर आजम के इंतखाब का इकदाम करें। नैब JIT रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ, उनके बच्चों मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ भी एहतसाब अदालत में 6 हफ्ते में रेफरेंस दायर करे। एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस का फैसला करने की हिदायत की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जज एहतसाब अदालत की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान निगरानी के लिए जज को नामजद करें। अदालत ने हुक्म दिया कि एहतसाब अदालत किसी भी डीड, दस्तावेज या बयान हल्फी को जाली, गलत या मनगढ़ंत पाए तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करे। वजीर आजम की नाअहली के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने दरखास्तें दायर की थीं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। 2 जजेस 20 अप्रैल के हुक्मनामे में वजीर आजम को नाअहल करार देने का फैसला सुना चुके थे। दीगर 3 जजेस ने JIT की रिपोर्ट की रोशनी में वजीर आजम की नाअहली का मुतफिका फैसला सुनाया। कैमरामैन नासिर मुगल, फहीम कुरैशी, खलीक अहमद, नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी, साथी रिपोर्टर्स कंबर जैदी, आजम खान, एजाज सैयद और मोना खान के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि एक तासुर उभर कर आ रहा है कि जैसे कोई साजिश हो रही है उनके खिलाफ, लेकिन वजाहत से कुछ नहीं बताया। सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा एक बार फिर, मुस्लिम लीग नून जो पहले से बातें करती आ रही है उसी का एक कॉन्टिन्यूशन है। वो कह रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है, आलमी किस्म की साजिश है हमारे खिलाफ, और मोहरा जो है वो इमरान खान है। देखिए जी, इसमें मैं तो खैर बड़े अरसे से लिख रहा हूँ और एग्जैक्टली ये मेरे 1-2 हफ्ते पहले कॉलम में था। बल्कि मैंने क्या किया, ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश है इसका जिक्र तो रशिया के एक पॉलिसी मैगजीन है, उसमें एक बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट का आर्टिकल था जो बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड था। उन्होंने सारा बताया था कि जी किस तरीके से सुपर पावर और मकामी कुव्वतें मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं। लेकिन बात ये भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट बात यह है जी कि एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी, नफसा नफसी के लिए जो है एक कैंपेन चल रही थी। आज क्या है, बनाना रिपब्लिक हम सुनते थे, बहुत इसका चर्चा रहता था, हर हमारे लीडर के मुंह से निकलता है कि बनाना रिपब्लिक है। यकीन जाने किसी ने देखनी है तो आज इसको देख ले कि पाकिस्तान के जो आज का दिन है वो तारीखी नहीं, तारीखी रिवाज राइज है।
एक तारीख नहीं, तारीख रकम हुई है। कैसे आप कैसे देखें कोई हुकूमत नहीं है, क्योस की कैफियत है। जी हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कह रहे हैं ना तारीख रकम हुई है, कैसे हो गया तारीख, ये केओस जो है, क्या आप ये समझते हैं कि ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है सदर मुमलिकत की जितनी जल्दी ये हो सके मामला ट्रांजिशन हो सके, या फिर ये सुप्रीम कोर्ट को ही अपने फैसले में लिखना था ये सब कुछ भी? मुझे तो कोई समझ नहीं आती जी। एक पुराना पाकिस्तान जिसका आगाज वो अपनी असली हाथ में वापस आ गया है। 53-54 में 1953 में जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को डिसमिस की गई और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो उस वक्त सदर असम्बली थे या स्पीकर असम्बली थे, उन्होंने केस किया और जो अदालत ने उस वक्त फैसला दिया और जिस तरीके से वो एग्जैक्टली हम वही उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। मेरी तकलीफ आज इतनी बड़ी है कि हम ये क्या की है कि इस मुल्क में एक ऐसा फैसला जिसमें बड़े बड़े कानूनी माहिरीन है वो शशतर है। एक जज्बाती कैंपेन, कैप्टिव मीडिया, मोरे इस्तेमाल करके हमने पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा सियासी इंतशार दिया है। मैं समझता हूँ मुस्लिम नून की जिम्मेदारी है। हकीकत यह है कि आपके पता तब चलता है जब आपकी अहलियत का, कि जब आपके ऊपर बड़ा 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 बुहरान आता है। ये बड़ा बुहरान जो होता है बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। मुझे यकीन है कि अगर नवाज शरीफ ने इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, अगर मुस्लिम नून ने अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो मुस्लिम नून जो है एक बहुत बड़ा जो है अपने आप को मकाम हासिल कर जाएगी और एक बहुत बड़ी सियासत करेगी। मैं अभी भी समझता हूँ कि नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे और अगर वो करें एहतमाम से, तो मैं आपको यकीन दूंगा पूरा लाहौर अगर निकल के उनका इस्तकबाल ना करे, अब ये चंद दिन की बात है, ये करके देख लें, एक तहलका मच जाएगा। लोगों के अंदर बहुत इर्ताश आया हुआ है। ये कैप्टिव मीडिया और कैप्टिव तरीके से दिखा के और ख़ास मीडिया को कंट्रोल करके और एक नादीदा कुव्वतों का शाइबा मिले या गुमा मिले और उसके बाद आप ये करें। देखिए अब क्या हुआ, क्या है कि पायनामा में केस शुरू हुआ था, अभी मौलाना फजल रहमान साहब यही फरमा रहे थे, हर बंदा यही कहेगा, बात पजामे तक पहुंची, अकामे तक पहुंची। भाई अगर 2 जजेस ने फैसला दिया है कि जी इन्होंने असेंबली की तकरीर जो है नाइल किया जाता है, यकीन जाने कि पाकिस्तान का आइन इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, सिवाय 62-63 आइन के अंदर हर चीज क्लियर है। उसके अंदर साफ साफ कहा गया कि असेंबली के अंदर की तकरीर को आप अदालत में नहीं डिस्कस कर सकते। न्याज़ी साहब अपनी राय हमसे इजहार कर रहे थे वज़ीर आज़म की नाअहली पर, और बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ ने एफजेडी कंपनी को अपने असासों में जाहिर नहीं किया, 2013 के इंतखाबात में झूठा बयान हलफी जमा कराया। मियां नवाज शरीफ ने अदालत के सामने भी झूठे बयान हलफी जमा कराए, इसलिए वो सादिक नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया जाए। नैब रेफरेंस JIT की तरफ से हासिल किए गए मवाद की रोशनी में दायर किया जाए। फैसले में कहा गया है कि इसहाक डार के असासों में 91% इजाफा देखा गया। इसहाक डार के खिलाफ मालूम ज़राए आमदन से ज्यादा असासे रखने पर रेफरेंस दायर किया जाए। नवाज शरीफ ने 2013 के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी जमा कराया। मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम कंपनी FZE से तनख्वाह वसूल की या नहीं, वो असासे में शुमार होती है। तनख्वाह जब असासे में शुमार हो गई तो असासों में जाहिर क्यों नहीं की? नवाज शरीफ बतौर चेयरमैन FZE तनख्वाह के हकदार थे, इस बात की तरदीद नहीं की गई। नवाज शरीफ ने कानून की खिलाफ वर्जी की। वजीर आजम को अवामी नुमाइंदगी के एक्ट की सेक्शन 99(1)F और आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत बतौर रुकने पार्लियामेंट नाअहल करार दिया जाता है। नवाज शरीफ और उनके खानदान के 16 मुख्तलिफ असासों को बुनियाद बनाकर ट्रायल किया जाए, ये सब लिखा है जस्टिस इजाज अफजल ने अपने फैसले में। जस्टिस इजाज अफजल ने अपने फैसले में लिखा कि ये मुकदमा फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज, फ्लैगशिप डेवलपमेंट लिमिटेड, अलाना सर्विसेज लिमिटेड, लिंकन एसए, चार्डन इंक, इंसबशर इंक, हार्ट स्टोन प्रॉपर्टीज, क्यू होल्डिंग, क्विंट एडेन पैलेस, क्विंट सेलून, क्विंट लिमिटेड, क्विंट ग्लॉस्टर, क्विंट पेंटागन से मुतल्लक है। कैपिटल FZE कंपनी से मुतल्लक भी मुकदमे का ट्रायल बनता है। नैब नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की कार्रवाई में मूसा गनी, शेख सईद, काशिफ मसूद काजी, जावेद कियानी और सईद अहमद को भी शामिल करे। जस्टिस इजाज अफजल ने करार दिया है कि JIT पर अपने इख्तियारात से तजावुज करके हुदैबिया केस खोलने का इल्जाम गलत है। JIT मेंबरान के खिलाफ कोई इकदाम न किया जाए। उनके तबादलों और तैनातियों का फैसला भी मॉनिटरिंग जज की इजाजत से होगा।
जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का, जिन्होंने कहा कि आज का दिन तारीखी नहीं तारीख दिन है। इमरान खान की हैसियत एक मोहरे से ज़्यादा कुछ नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साद रफीक का मजीद कहना था कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार फैसला बड़ा होगा। हम पाकिस्तान में मुंतखब लोगों की बालादस्ती चाहते हैं। अब नई शराइत लिखी जाएंगी कि इदारों में इदारों की मदाखलत को कैसे रोका जाए। यमन और कतर के मामले पर कौमी खुद मुख्तारी का सौदा नहीं करते तो फिर सजा मिलती है और जाली खत आते हैं। हम नज़र झुका के नहीं चलेंगे, हम इंशाल्लाह नज़र उठा के चलेंगे। हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का जुर्म क्या है। हम क्या मांगते हैं? हम पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? हम मुंतखब हो के ईवानों में आते हैं और रुस्वा करके ईवानों से निकाले जाते हैं, फिर जेलों की यात्रा करते हैं। लोग अपने घरों में बैठते हैं, हम आमरीयतों का मुकाबला करते हैं, अपनी जिस्म और रूह पर ज़ख्म झेलते हैं, उफ नहीं करते, फिर इस मुल्क में जाने दे के जमहूरियत को वापस लाते हैं। यमन और कतर के मामले में कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करते, उसकी सज़ा मिलती है। फेक डॉक्यूमेंट्स आते हैं बाहर से, बाहर फिर हमारी बात सुनी नहीं जाती कि नवाज़ शरीफ डिक्टेशन नहीं लेता। नवाज शरीफ के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। वो साजिशी जिन्होंने धरना 1 दिया, फिर धरना 2 दिया, लॉकडाउन की बातें की, मोहरे थे। इमरान खान, तुम्हारी हैसियत एक मोहरे से ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम एक शो बॉय हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उन सब का एहतसाब होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज भी कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग की अक्सरियत है, वो किसी भी आदमी को वज़ीर आज़म बना सकते हैं। हमने उनके मैंडेट को चैलेंज नहीं किया है, हम उनके मैंडेट पर एतराज़ नहीं करते हैं। मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि मरकज़ी असम्बली, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरा करे, लेकिन असम्बली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ में और असम्बली के अंदर हिज़्ब हुकूमत में वो तमाम अनासर जिन्होंने किसी भी हैसियत से कौम को लूटा है, उनका एहतसाब कौम का नारा है, अवाम का नारा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ज़िम्मेदारी को मज़ीद भी पूरा करेगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि एहतसाब के इस अमल को नतीजा खेज बनाने के लिए कौम इस्लामी सिराजुल हक कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि आज शुरुआत हुई है, अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। हमें उम्मीद मिल गई है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे ज्यादा जमहूरियत मजबूत हुई है। अब जमहूरी अमल आगे चलेगा, नया पाकिस्तान नजर आ रहा है, कौम जाग गई है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अब अपने वसाइल की हिफाजत करनी है। हमारे कारकुन इंतशार में न पड़े, इतवार के जलसे की तैयारी करें। इतवार को आइंदा का लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा। हमारे पास कैपेबिलिटी है। ये जो बड़े बड़े डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अगर यहाँ अज़म कर लिया जाए, एक हुकूमत कर ले, एक सुप्रीम कोर्ट कर ले, तो ये पैसा वापस आ सकता है। सिर्फ वापस ही नहीं आ सकता, अगले डरेंगे चोरी करते हुए। अब 10 दफ़ा सोचेंगे अगले कि ये जो कमीशन कमा रहे हैं, यहाँ ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं और इनसे कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है और इंशाअल्लाह उनकी बारी अब आएगी। ये शुरू है, ये शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह अब हम सब, मैं अपनी कौम से कह रहा हूँ,
अब हमने अपनी कौम को कह रहा हूँ कि अब हमने अपने वसाइल की हिफाजत करनी है, हमने प्रोटेक्ट करने हैं अपने वसाइल। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे चलेगा, अब ये उनके ऊपर है। हमारे वर्कर्स को अपने वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ, किसी किस्म के आपने इंतशार में नहीं पड़ना, आपने सब ने तैयारी करनी है। इतवार को आना है और इंशाल्लाह मैं अगला अपना लाएमल दूंगा आपको कि उसके बाद जो अभी चीज़ें मैं नहीं कह रहा ना, मैं संडे को अपना सारा अगला लाएमल दूंगा। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का ख्वाब देखा था। कायदे आज़म कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते थे। अगर पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत नहीं बनना था तो हमें भारत से मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। आज उस पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई है जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान होगा। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम वो मुल्क जो इसको बनना चाहिए था, एक अजीम ख्वाब थी पाकिस्तान, इस्लामी फलाही रियासत, अल्लामा इकबाल की सोच थी। कायदे आज़म हमारे लीडर थे, कायदे आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, और सबसे बड़ी बात कि कायदे आज़म कानून की बालादस्ती में मानते थे, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। और ये मुल्क बनना था अदल और इंसाफ के लिए। अगर ये अदल और इंसाफ के लिए यानी इस्लामी फलाही रियासत नहीं बननी थी तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। तो मुझे आज खुशी ये है कि जो मैं उम्मीद रखता था कि एक दिन हमारा मुल्क भी वो एक अजीम, वो जो ख्वाब थी अल्लामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है।